कल जो है वो हमने थिन फिल्म्स को स्टडी किया था। आज उसी की एक एक्सटेंशन है जिसमें हम स्टडी करेंगे न्यूटन रिंग्स। तो कल जो आपने थिन फिल्म कंसिडर की थी वो थिन फिल्म वो थी कि जो यूनिफॉर्म थिकनेस की थी, यानी कि उसकी थिकनेस के अंदर कोई चेंज जो है वो नहीं आ रही, वो हर तरफ से एक जैसी थी। लेकिन अगर थिन फिल्म जो है वो यूनिफॉर्म थिकनेस की ना हो तो तब हमें डार्क और ब्राइट सर्कुलर रिंग्स जो हैं वो मिलते हैं आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम थिन फिल्म। और ये जो ब्राइट और डार्क सर्कुलर रिंग्स होते हैं इनको हम कहते हैं न्यूटन रिंग्स। और विड्थ और स्पेसिंग जो है इन फ्रिंजेस की वो डिपेंड करती है थिकनेस ऑफ द फिल्म के ऊपर। तो इफ द फिल्म इज नॉट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, अगर फिल्म जो है वो यूनिफॉर्म थिकनेस की नहीं है, यानी कि उसकी एक जैसी थिकनेस नहीं है, तो देन वी विल टेन डार्क एंड ब्राइट circular rings due to the reflection of light, reflection of light की वजह से। and these bright and dark circular rings are known as Newton rings। तो अगर आपके पास फिल्म जो है उसकी थिकनेस यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि उसकी थिकनेस जो है वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है, तो फिर जब उससे लाइट रिफ्लेक्ट होगी और इंटरफेरेंस करेगी तो उसके नतीजे में हमें जो फ्रिंजेस मिलेंगी, यानी कि जो स्पॉट्स मिलेंगे वो सर्कुलर शेप के होंगे। और ये जो सर्कुलर शेप के स्पॉट्स हैं जिनमें ब्राइट पे भी होंगे और डार्क भी होंगे ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इनको हम न्यूटन रिंग्स का नाम जो है वो देते हैं। तो विड्थ और जो स्पेसिंग है इन फ्रिंजेस की, द विड्थ एंड स्पेसिंग of these fringes depends upon the thickness of the film। तो जो इनकी विड्थ है, ठीक है, और स्पेसिंग, यानी कि कितनी चौड़ाई की फ्रिंजेस हैं और क्या स्पेसिंग है उनके दरमियान, ये डिपेंड करता है कि फिल्म की थिकनेस जो है वो किस तरह की है, यानी कि ज्यादा थिक फिल्म है या थिन फिल्म है, इस उसकी थिकनेस के ऊपर ये स्पेसिंग और विड्थ जो है वो डिपेंड करती है। तो ये भी आपने पीछे जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने फार्मूला कैलकुलेट किया है फ्रिंज स्पेसिंग का, जिसके अंदर लैम्डा डी ओवर डी आपने फार्मूला कैलकुलेट किया, तो वो ये फार्मूला आपको ये बताता है कि जो विड्थ और स्पेसिंग होती है, ठीक है, वो किस तरह वेरी करती है इन फैक्टर से। तो थिन फिल्म के केस के अंदर विड्थ और स्पेसिंग जो है फ्रिंजेस की वो थिकनेस ऑफ फिल्म के ऊपर डिपेंड करती है।
तो अब ये जो प्रोसेस है न्यूटन रिंग्स का, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट जो है वो डिजाइन दिया गया, और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो पार्ट्स थे, यानी कि जो चीजें मौजूद थी, पार्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, फिर मैं उसकी फिगर भी बनाता हूं। जो पार्ट्स एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर पहले नंबर पे थी सोर्स ऑफ लाइट, और ऑब्वियसली ये सोर्स ऑफ लाइट जो है ये मोनोक्रोमेटिक होगी। फिर दूसरे नंबर पर थे हमारे पास दो लेंसेज, L1 एंड L2, जिनको नाम दिया गया था। फिर हमारे पास थी एक ग्लास प्लेट जिसको G का नाम जो है वो दिया गया। फिर उसके बाद हमारे पास था एक प्लानो कन्वेक्स लेंस। प्लानो का मतलब होता है जिसकी एक साइड प्लेन होती है और दूसरी कनकेव होती है, तो प्लानो कन्वेक्स लेंस। उसके बाद हमारे पास एक प्लेन ग्लास प्लेट ली गई जिसको हमने नाम दे दिया G1 का, और छठे नंबर पर इस प्लानो कन्वेक्स लेंस और इस ग्लास प्लेट के दरमियान एक थिन फिल्म थिकनेस T की जो थी, थिन फिल्म ऑफ थिकनेस T। तो ये हमारे पास पार्ट्स हैं इस एक्सपेरिमेंट के। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं? सोर्स ऑफ लाइट है जो ऑब्वियसली मोनोक्रोमेटिक होगी, क्योंकि हमने इंटरफेरेंस को चेक करना है, तो इंटरफेरेंस को जब भी चेक करते हैं तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट जो है वो होती है, मोनोक्रोमेटिक होगी वो। ठीक है, उसके बाद दो लेंसेज हैं L1 और L2, एक ग्लास प्लेट है G, एक प्लानो कन्वेक्स लेंस है, एक प्लेन ग्लास प्लेट है G1, थिन फिल्म है थिकनेस T की। अब मैं इसकी फिगर बनाता हूं, तो ये एक सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, इसमें से लाइट रेज निकलती हैं और यहां पर ये कन्वेक्स लेंस पड़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं L1। ठीक है, और ये पास कर रही है इस कन्वेक्स लेंस L1 से, और उसके बाद ये लाइट की रेज फॉल करेंगी, इसके आगे पड़ी होगी ग्लास प्लेट G। ये ग्लास प्लेट G जो है इसके आगे पड़ी हुई है, और ये इसके साथ टकराएगी और यहां से ये इसके साथ टकराएगी। उसके बाद इसके नीचे ये एक प्लेन ग्लास प्लेट जो है वो पड़ी हुई है जिसको हमने G1 का नाम दिया है, और इसके ऊपर एक ये प्लानो कन्वेक्स लेंस है, और इसके अंदर ये यहां पर ये इस जगह पर ये हमारे पास थिन फिल्म है जिसकी थिकनेस T है। तो लाइट की रेज जो है एक तो यहां से होके इधर इसके साथ टकराएगी, दूसरी जो है वो इधर से आएगी इधर तक इसके साथ आके टकराएगी, जो कि प्लानो कन्वेक्स लेंस में से गुजर के थिन फिल्म से रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, और जब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये आप इनको जो लेंस आपने लगाया हुआ है ऊपर L2 लेंस तक, ये यहां पर एक लेंस है पड़ा हुआ ये L2, यानी कि जो माइक्रोस्कोप है, उस माइक्रोस्कोप से आप जो फ्रिंजेस बनेगी, अब जाहिर बात है कि जो रेज लाइट की हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं ग्लास प्लेट G से,
और ग्लास प्लेट जी, यानी कि लाइट की रेज इस ग्लास प्लेट जी से रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फॉल किया इन्होंने प्लानो कन्वेक्स लेंस के ऊपर। प्लानो कन्वेक्स लेंस से ये गुजरती हुई इस थिन फिल्म के ऊपर फॉल किया और फिर ये थिन फिल्म की बॉटम और अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट होंगी और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर जो माइक्रोस्कोप लगी हुई है उसके अंदर आप इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो है उनको देख पाएंगे, यानी कि आपको इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो हैं वो नजर आएंगी। तो अब ये इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो हैं ऑब्वियसली यहां पर भी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो होगी। तो जो लाइट की रेज रिफ्लेक्ट होंगी फ्रॉम टॉप और बॉटम सरफेसेस से, ठीक है, द रेज ऑफ लाइट will reflect from top and bottom surfaces of the thin film। थिन फिल्म की टॉप और बॉटम सरफेसेस जो हैं उनसे जो लाइट की रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होंगी और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी माइक्रोस्कोप तक आएंगी जहां से आप अपनी नेकेड आई से इसको देख रहे हैं। तो जो लाइट की रेज जो हैं वो रिफ्लेक्ट होंगी टॉप से, यानी कि थिन फिल्म की टॉप सरफेस से। The rays of light which are reflected from the top surface of the thin film, यानी कि जो थिन फिल्म की टॉप सरफेस से रिफ्लेक्ट होंगी विल हैव नो फेस चेंज। तो इनके फेस के अंदर कोई चेंज जो है वो नहीं आएगी, फेस के चेंज हुए बगैर जो अपर से यानी कि टॉप सरफेस से होंगी रिफ्लेक्ट। लेकिन जो रेज बट द रेज विच आर reflected from the bottom surface of thin film will have a phase change, लेकिन जो बॉटम सरफेस से होंगी उनका फेस चेंज होगा ऑफ पाई एंड पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2, ठीक है। फेस चेंज होगा पाई से और जो पाथ डिफरेंस है वो होगा आपके पास लैम्डा बाई 2 के बराबर, यानी कि जो बॉटम सरफेस से रिफ्लेक्ट होंगी। तो अब हमने जो है अब यहां पर ऑब्वियसली जो है वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है जिसकी वजह से सर्कुलर डार्क और ब्राइट सर्कुलर रिंग्स जो हैं वो फॉर्म होंगी और वो सर्कुलर ब्राइट और डार्क जो फ्रिंजेस फॉर्म होंगी उनको हम न्यूटन रिंग्स का नाम जो है वो देते हैं। तो अब ऑब्वियसली हमने यहां पर जो है अब कंडीशंस कैलकुलेट करनी है इन न्यूटन रिंग्स के लिए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो अगेन मैं एक फिगर जो है वो ड्रॉ करता हूं, देखिए ये उसी तरह ये प्लेट पड़ी हुई है, ठीक है,
यहां पर हमारे पास ये परमाणु कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये प्लानो कन्वेक्स लेंस है, और यहां पे ये कोई सेंटर है ओ, इधर से एक रे जो है वो जा रही है, इधर एक पॉइंट बी है, इसको इसके साथ मिला दें, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक ये थिकनेस टी है उस फिल्म की, इसको पॉइंट ए जो है वो कह दें, ये आर डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये छोटा आर है ये आपके पास। तो यहां पर आर अब क्या है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, टी थिकनेस ऑफ द फिल्म है, और आर डिस्टेंस है सेंटर से लेकर ओ तक। टी थिकनेस ऑफ फिल्म। तो अब हमने यहां से आर की अगर वैल्यू निकालनी है, तो आर की वैल्यू के लिए पाइथागोरन थ्योरम लगाएं आप, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। तो ए बी तो हो गया आर स्क्वायर के बराबर, ओ बी हो गया स्मॉल आर स्क्वायर के बराबर, और प्लस ओ ए। तो ओ ए की वैल्यू जो है उसको अगर हम कैलकुलेट करें, तो ओ ए की वैल्यू आपके पास यहां से इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगी, और इसको ओ ए का अंडर रूट ले लें, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट जो है वो आ जाएगा। अब इस फिगर से अगर आप देखें तो ये जो थिकनेस है, आपने अब ये ओ ए निकाली, तो ये थिकनेस जो है ये तो इतनी है, और ये ओ ए यहां तक जा रहा है, तो ये थिकनेस जो है ये आपके पास टी यानी कि जो आर है माइनस ओ ए के बराबर होगी। तो यानी कि इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं, टी इज इक्वल टू आर माइनस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट। ये आर है, ये इसकी थिकनेस है, और ये ओ ए है, ठीक है। तो थिकनेस फिर क्या होगी, इस आर के अंदर से ये जो आर है ये ओ ए, ये वाला ओ ए माइनस हो जाएगा, तो आपके पास ये थिकनेस टी जो है वो निकल आएगी। अब आप देखें कि इसको फर्दर सॉल्व करें, तो आर माइनस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की पावर 1/2 के बराबर आ जाएगा। अब इसके अंदर से अगर मैं आर स्क्वायर 1/2 को कॉमन निकाल लूं, आर स्क्वायर 1/2 को कॉमन निकाल लूं, तो 1 माइनस आर स्क्वायर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये आर इससे एक दफा कट जाएगा स्क्वायर के साथ, तो आर माइनस आर 1 माइनस आर स्क्वायर 1/2 के बराबर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आप इसके ऊपर जो है एक लिमिट लगाएं कि आर ओवर आर जो है ये मच लेस देन 1 है, तो फिर हम इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से ओपन कर सकते हैं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको ओपन करें और हायर टर्म्स को निगलेक्ट कर दें, आर माइनस आर 1 माइनस आर स्क्वायर ओवर 2 आर स्क्वायर, और हायर टर्म्स जो हैं वो निगलेक्ट कर दें, ठीक है। तो अब आप इसको फर्दर जो है वो सॉल्व करें, तो t इज इक्वल टू आर, आर के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, आर प्लस
आर स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2r स्क्वायर। तो आर आर से तो कैंसिल हो जाएगा, ये आर एक दफा इससे कैंसिल होगा, तो टी जो है हमारे पास वो आर स्क्वायर ओवर 2r के बराबर जो है वो आ जाएगी। तो ये थिकनेस जो है वो निकल आएगी टी इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओवर 2r। ये थिकनेस की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली है। अब बाय द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि मैक्सिमम के लिए, नो फॉर कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है इसके लिए जो कंडीशन है वो आपको पता है कि 2nt आपने थिन फिल्म के लिए निकाल ली है, m+1/2 लैम्डा n। ये प्लीज अपना माइक ऑफ करें, ये कौन डंगर है, अपना माइक ऑफ करें प्लीज। रोल नंबर 105 अपना माइक ऑफ करें। 105 रोल नंबर अपना माइक ऑफ करो। तो ये हमारे पास 2nt m+1/2 लैम्डा n, दैट इज द वैल्यू फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये हमारे पास वैल्यू है। तो इसके अंदर आप इस थिकनेस की वैल्यू जो है उसको आप सब्स्टिट्यूट करें। तो थिकनेस की जो वैल्यू है 2 इंटू आर स्क्वायर ओवर 2r, दैट इज इक्वल टू m+1/2 लैम्डा n के बराबर ही आ जाएगा। तो यहां पर अगर मैं एयर की बात करूं तो n को 1 पुट कर दूं तो 2 इंटू आर स्क्वायर ओवर 2r m+1/2 लैम्डा ओवर n, क्योंकि लैम्डा n जो है वो लैम्डा ओवर n के बराबर है, तो n 1 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, आर स्क्वायर ओवर r m+1/2 लैम्डा। तो यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास m+1/2 लैम्डा r के बराबर आ जाएगी, और r जो है वो m+1/2 लैम्डा r अंडर रूट के बराबर आ जाएगा। यानी कि ये हमारे पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस है फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट सर्कुलर फ्रिंजेस के लिए। It is the required distance for bright fringes। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस है ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। अच्छा, अब अगर यहां पर r जो है ग्रेटर देन 0, यानी कि r ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि ये डिस्टेंस पॉजिटिव हो और m 0 हो, यानी कि m जो है वो 0, तो फिर हमें पहली फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज जो है वो मिलेगी।
then we will get the first bright fringe. तो इस केस में हमें पहली ब्राइट फ्रिंज जो है वो मिलेगी। अच्छा, अब अगर हम देखें इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ठीक है, ये तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ब्राइट फ्रिंजेस के लिए डिस्टेंस निकालना है। नाउ फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लेकिन अगर हम इसी को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो है वो स्टडी करें, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर आप देखेंगे कि जो कंडीशन होती है 2nt m लैम्डा n, तो अगर n 1 है एयर के लिए तो 2nt m लैम्डा ओवर n, तो 2t m लैम्डा के बराबर जो है ये आपके पास आ जाएगा। तो इसके अंदर आप जो है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें t की, तो t की वैल्यू क्या है r स्क्वायर ओवर 2r m लैम्डा, तो 2 2 से काट गया, तो r स्क्वायर m लैम्डा r, तो r जो है वो m लैम्डा r अंडर रूट के बराबर होगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस है फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन डार्क फ्रिंजेस। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डार्क फ्रिंजेस के का जो है हमारे पास वो डिस्टेंस निकल आया। अब जो स्पेक्ट्रल स्पॉट होता है न्यूटन रिंग्स के अंदर, यानी कि जब आप न्यूटन रिंग्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं माइक्रोस्कोप से, तो उसका जो सेंट्रल स्पॉट होता है वो बिल्कुल डार्क होता है, यानी कि ब्लैक होता है, और इसकी साइडों पे अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस होती हैं। तो जो सेंट्रल स्पॉट है न्यूटन रिंग्स का वो हमेशा डार्क होता है, क्योंकि जो रे रिफ्लेक्ट होती है बॉटम सरफेस से, ठीक है, वो हमेशा फेज चेंज होता है उसमें पाई का या पार्ट डिफरेंस होता है लैम्डा बाई 2 का। तो द सेंट्रल स्पॉट ऑफ न्यूटन रिंग्स is always dark because rays reflected from bottom surface of thin film are always out of phase of pi or path difference of lambda by 2। तो जो सेंट्रल स्पॉट होता है इसका न्यूटन रिंग्स का, ये सेंट्रल स्पॉट हमेशा डार्क होता है। उसकी वजह यह है कि जो बॉटम सरफेस होती है, यानी कि जो निचली सरफेस है, वो निचली सरफेस से जो रेज रिफ्लेक्ट होती हैं उनका फेज चेंज हो जाता है, यानी कि वो 180 आउट ऑफ फेज हो जाती हैं। और जब वो आपकी आई तक जो आप उसको
स्टडी कर रहे होते हैं माइक्रोस्कोप से, तो वो आपकी जब आई तक आती हैं, तो वो आई तक जब पहुंचती है तो आपको जो है वो डार्क स्पॉट्स नजर आते हैं, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर कर रही है, यानी कि वो रेज जो बॉटम से रिफ्लेक्ट होके आती हैं थिन फिल्म के, वो आउट ऑफ फेज होती हैं, उनका फेज जो है वो डिफरेंट होता है। तो इस डिफरेंट फेज की वजह से वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं कर पाती, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं, जिसके नतीजे में जो रिजल्टेंट वेव होती है उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो मिनिमाइज्ड हो जाता है, और आपको डार्क सर्कुलर स्पॉट जो है वो मिडल के अंदर नजर आता है, यानी कि M0 के ऊपर पहला आपको डार्क स्पॉट नजर आता है। उसके बाद दूसरी जो अपर सरफेस होती हैं उनकी वजह से फिर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलती है और ब्राइट फ्रिंजेस जो हैं वो आपको नजर आती हैं। तो अब मैं ये यहीं पर लेक्चर जो एंड कर रहा हूँ। तो कल वैसे आपके कॉलेजेस जो हैं वो शायद खुल जाने हैं, लेकिन आप लोगों को आने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वैसे ही जुम्मा है कल। तो कल आपकी मैं ऑनलाइन ही क्लास लूँगा, जुम्मा हफ्ता आपकी ऑनलाइन ही होगी, तो आप लोग जो हैं फिर इसको ज्वाइन करें मंडे से कॉलेज को, अगर छुट्टियां जो हैं वो एक्सटेंड नहीं होती हैं। तो कल और परसों आपके एज पर शेड्यूल जो है वो क्लास होगी, ठीक है।